हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं एक नया महीना, नई उम्मीद और नई आकांक्षाओं के साथ। 1 जुलाई का वीडियो मैं शुरू करता हूं। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नैनी सैनी हवाई अड्डा, इसके लिए एयरड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया है। एरोड्रोम लाइसेंस का मतलब क्या होता है? एरोड्रोम लाइसेंस का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे जो सिविलियन विमान है वो भी उतारे जा सकेंगे। ये कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ कहाँ पे है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, तो आंसर है उत्तराखंड। ये एक एयरपोर्ट है, नैनी सैनी हवाई अड्डा। ये चाइना का जो बॉर्डर है उससे सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और ये उत्तराखंड का तीसरा हवाई अड्डा होगा। इससे पहले देहरादून में एक हवाई अड्डा है जो काफ़ी बड़ा है, जोली ग्रांट एयरपोर्ट बोलते हैं इसे, जोली ग्रांट एयरपोर्ट। और दूसरा हवाई अड्डा जो है उत्तराखंड में वो पंतनगर में है, पंतनगर एयरपोर्ट बोलते हैं उसे। ये शहीद उधम सिंह नगर में आता है, उधम सिंह नगर में आता है पंतनगर हवाई अड्डा। तो ये तीसरा हवाई अड्डा होगा उत्तराखंड का। ये जो नैनी सैनी हवाई अड्डा है ये कब बना था? ये 1991 में बना था उत्तराखंड में। तब ऑब्वियसली उत्तराखंड राज्य नहीं था। उत्तराखंड राज्य बना था 2000 में, सन 2000 में यूपी से अलग होके। तो नैनी सैनी उस वक्त ऑब्वियसली यूपी का ही पार्ट था। तो 1991 में ये हवाई अड्डा बना था। फिर इसको भारत की जो वायुसेना है वो इसका इस्तेमाल कर रही थी, और लेकिन कुछ फ्लाइट वगैरह भी स्टार्ट हुई थी, छोटे विमान यहाँ पे जाने स्टार्ट हुए थे 2019 के आसपास। लेकिन फिर वो 2020 में बंद कर दिए गए थे तकनीकी कारणों से। और अब जो है यहाँ पे सिविलियन विमान भी उड़ाए जाएंगे। तो भारतीय वायुसेना इसका रख रखाव करती रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे सिविलियन एयर जो विमान है वो भी उतारे जा सकेंगे। बीच में इसका इस्तेमाल पवन हंस ने भी किया था हेलीकॉप्टर वगैरह उतारने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये नहीं होता था। ठीक है, तो ये है नैनी सैनी एयरपोर्ट और ये उत्तराखंड में है। एयरपोर्ट से याद आया, एक ICAO है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, या आप इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन संगठन भी बोल सकते हो। तो इसके भारत के प्रतिनिधि कौन बने हैं? भारत की तरफ से कौन गया है ICAO में? ICAO का हेडक्वार्टर कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में है, और भारत की तरफ से यहाँ पे गए हैं अंशुमली रस्तोगी। पहले शेफाली जुनेजा थी, लेकिन अब गई हैं अंशुमली रस्तोगी गए हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखिए। और क्या चीज़ हुई है उत्तराखंड में? एक तो उत्तराखंड में अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था मसूरी में, जिसका नाम है दुग्ध संकलन साथी। ये कौन से मंत्रालय ने करा है ये ऐप लॉन्च? भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इस ऐप को REIL नाम की कंपनी ने बनाया है, राजस्थान इंजीनियरिंग ऐसे करके नाम है इसका, REIL भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है। दुग्ध संकलन साथी मसूरी में लॉन्च करा था महेंद्रनाथ पांडे ने। एक उत्तराखंड की महिला है जिनका नाम है शालिजा धमी। शालिजा धमी जो हैं ये पहली महिला वुमेन ऑफिसर हैं जिनकी पोस्टिंग की गई है पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो कॉम्बैट एरिया है वहाँ पर, यानी जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट है, बिल्कुल बॉर्डर पे फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट, वहाँ पे पोस्टिंग की गई है शालिजा धमी की, उत्तराखंड से हैं। और एक मंदिर है यहाँ पे, तुंगनाथ मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक डिक्लेयर करा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। उत्तराखंड में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है पैच रिपोर्टिंग। अगर आप सड़क पे कोई गड्ढा देखें, पोर्ट होल बोलते हैं जिसे, तो पोर्ट होल की मरम्मत के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च की गई है उत्तराखंड में। राइट, तो ये सब चीज़ें याद रखिए। वैसे उत्तराखंड की पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू करा था जिसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा, जिससे जो वहाँ पे तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे साफ सफाई रखी जा सके। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बीमा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये 28 जून को मनाया जाता है, 28 जून को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि 3 नई जीवन बीमा कंपनियां जो हैं वो भारत में खुली हैं अभी अभी। एक तो है डिजिट इंश्योरेंस, इसको लाइफ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट मिल गया है, लाइफ इंश्योरेंस का जो मैंडेट है वो मिल गया है, ये अब लाइफ इंश्योरेंस दे पाएगी, तो इसको लाइसेंस मिल गया है लाइफ इंश्योरेंस का। एक है एको लाइफ इंश्योरेंस, तो एको कंपनी भी अब लाइफ इंश्योरेंस दे पाएगी। और एक है क्रेडिट एक्सेस। तो भारत में 3 कंपनियां हैं जो अब लाइफ इंश्योरेंस सेवा दे पाएंगी। और एक कमेटी भी बनाई थी IRDAI ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बीमा, यानी मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कवर्ड नहीं होती जनरली,
तो मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कमेटी बनाई थी, इस कमेटी की चेयरमैन थी प्रतिमा मूर्ति। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, प्रतिमा मूर्ति कमेटी क्यों बनी थी। प्रतिमा मूर्ति डायरेक्टर है निमहांस कॉलेज की, जो एशिया का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ कॉलेज है, बेंगलोर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निमहांस, इसकी डायरेक्टर है प्रतिमा मूर्ति। तो मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के जो कमेटी बनी थी उसकी चेयरमैन थी प्रतिमा मूर्ति। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इनके अंडर यानी उप जो सचिव होते हैं, अंडर सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं, अंडर सेक्रेटरी जनरल, उप सचिव। एक तो महासचिव होता है यानी सेक्रेटरी जनरल, और एक होते हैं अंडर सेक्रेटरी जनरल यानी उप सचिव या उप महासचिव। तो और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं, यानी जो प्रशासक के नीचे काम करता है वो एसोसिएट प्रशासक होता है। तो ये पहले थी भारत की उषा राव मोनारी, अब बने हैं चाइना के हाओ लियांग जू, ये बने हैं यूएनडीपी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर और अंडर सेक्रेटरी जनरल। तो किसको रिपोर्ट करेंगे ये रिपोर्ट करेंगे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को, जिनका नाम है अचिम स्टाइनर। अचिम स्टाइनर अध्यक्ष हैं, प्रशासक हैं यूएनडीपी के, तो इनको रिपोर्ट करेंगे हाओ लिंग जू। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी। इसका चेयरमैन अध्यक्ष कौन होगा, इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, एक्स ऑफिशियो। तो भारत के प्रधानमंत्री, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रेसिडेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एनआरएफ जो है वो क्या करेगी। तो भारत में ये मुख्य है, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ऊंची बॉडी होगी, सबसे ऊंची संगठन होगी जो साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देगी, वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगी। तो ये काम कौन करता है अभी, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये काम करता है SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है SERB, इसे खत्म कर दिया जाएगा और इसका स्थान लेगा NRF। और NRF जो है ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करेगी, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है। तो ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करेगी। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में कितना पैसा रखा जाएगा, तो इसमें याद रखिए 2027-28 तक यानी वित्तीय वर्ष 2028 तक 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। सरकार ने कहा है 50,000 करोड़ में से 14,000 करोड़ सरकार अभी डाल देगी इसमें NRF में, और बाकी जो 36,000 करोड़ है ये सरकार धीरे धीरे जुटाएगी विभिन्न संगठनों से, सरकारी कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से, गैर सरकारी संगठनों से, विदेशी कंपनियों से। तो 14,000 करोड़ सरकार इसमें अभी डाल देगी, 36,000 करोड़ समय के साथ सरकार इसमें डालेगी। टोटल 50,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये काफ़ी पैसा है भारत में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने PM प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी। PM प्रणाम योजना, तो इसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत की सरकार क्या यूरिया सब्सिडी जारी रखेगी। देखो, यूरिया बहुत सस्ते मिल जाती है किसानों को, ये आप जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक 45 किलो का जो बोरा आता है, बोरा या बैग, अलग अलग जगह पे, अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग चीज़ें से बोला जाता है उसे, ठीक है। कट्टा बोलते हैं, कई बार कई जगह कट्टा बोलते हैं। तो एक बैग आता है जिसमें 45 किलो यूरिया आता है, वो कितने का मिलता है बाजार में, वो मिलता है 242 रुपये का। 242 रुपये का मिलता है किसानों को, लेकिन इसकी असली वो कितनी है कॉस्ट, इसकी कॉस्ट 2,000 रुपये से भी ज़्यादा है। तो इतना सस्ता मिलता है, यानी कितनी सब्सिडी देती है सोचिए भारत की सरकार यूरिया के ऊपर। तो भारत की सरकार से ये पूछा गया कि यूरिया सब्सिडी आप कंटिन्यू रखोगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। तो कितनी सब्सिडी देंगे यूरिया पे, अभी क्या चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2024 चल रहा है, उसके बाद चलेगा वित्तीय वर्ष 2025 और उसके बाद चलेगा वित्तीय वर्ष 2026। तो इन 3 सालों में भारत की सरकार यूरिया पे जो सब्सिडी देगी वो है 3.68 लाख करोड़। समझ सकते हैं आप, ये बहुत पैसा होता है। यानी एक साल में आप मान के चलिए लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का यूरिया सब्सिडी का व्यय है भारत सरकार का। तो 3.68 ट्रिलियन रुपीज यानी
3.68 ट्रिलियन रुपीस, मतलब 3.68 लाख करोड़, ये अगले 3 सालों में मिला के वित्तीय वर्ष 2024, 25 और 26 में भारत सरकार यूरिया पे सब्सिडी देगी। अब सबसे पहला एमसीक्यू ये बनेगा कि भारत की सरकार यूरिया पे सब्सिडी कितनी देगी, तो आंसर है 3.68 लाख करोड़। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल, ये पीएम प्रणाम क्या है ये बताता हूं। पीएम प्रणाम क्या है? पीएम प्रणाम की एक बहुत बड़ी फुल फॉर्म है जिसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1% भी आवश्यकता नहीं है कि पीएम प्रणाम योजना की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बहुत लंबी फुल फॉर्म है और एग्जाम में नहीं आएगी। हाँ, पीएम प्रणाम योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये चलाता है, अब देखो पीएम प्रणाम योजना किससे रिलेटेड है? उर्वरक, तो उर्वरक मंत्रालय, क्या बोलते हैं उसे? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय। मैं रिपीट करता हूं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ये चलाएगा पीएम प्रणाम योजना को। पीएम प्रणाम योजना है क्या? अब देखो, आपने ये तो देख लिया कि भारत सरकार कितना खर्चा करेगी यूरिया सब्सिडी पे। तो पीएम प्रणाम योजना ये है, भारत की सरकार हमारे जो भारत के राज्य हैं उनसे ये कह रही है कि आप किसी भी तरह से अपने नागरिकों को मोटिवेट करो कि वो यूरिया का इस्तेमाल कम करें। अगर वो यूरिया का इस्तेमाल कम करेंगे तो यूरिया सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। यूरिया सब्सिडी कम देनी पड़ेगी तो हम 50% उसका आपको दे देंगे एक ग्रांट के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का यूरिया सब्सिडी देती है सरकार। ठीक है, यूरिया सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। मान लेते हैं यूपी में 20,000 करोड़ का यूरिया सब्सिडी देना पड़ता है। अब यूपी की सरकार ने क्या करा, किसानों को कहा आप जैविक खेती का इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो, गोबर का इस्तेमाल करो, आप जो है खाद का इस्तेमाल करो, आप यूरिया का इस्तेमाल कम से कम करो। तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए सरकार ने, डोर डोर जाके प्रोग्राम चलाए, आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बोलना शुरू कर दिया लोगों को, सरकार ने वहाँ पे लोकल चैनलों पे भी एडवर्टाइज करे, जो भी करे। तो यूपी सरकार ने 20,000 करोड़ की जो यूरिया सब्सिडी थी, इसकी बजाय अब खपत कम हो गई यूरिया की, लोग जागरूक हुए, यूरिया का इस्तेमाल करना कम शुरू करा। उससे यूरिया सब्सिडी का जो वहन है, जो बोझ है, वो 10,000 करोड़ रह गया, यानी 10,000 करोड़ रुपया बच गया ना केंद्र सरकार का। तो जितना भी पैसा बचेगा उसका 50%, यानी 10,000 करोड़ बचा तो इसका 50% यानी 5,000 करोड़ यूपी सरकार को मिल जाएगा ग्रांट के रूप में केंद्र सरकार द्वारा। तो मैं रिपीट करता हूं, जितना पीएम प्रणाम योजना में जितना भी पैसा कोई भी भारत का राज्य यानी स्टेट या यूनियन टेरिटरी बचाएगा यूरिया सब्सिडी का, उसका 50% उसे अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, और इस ग्रांट का वो क्या करेगा? इस ग्रांट का वो इस्तेमाल मल्टीपल चीज़ों के लिए कर सकता है। जैसे लोगों को वैकल्पिक यूरिया के विकल्प क्या हो सकते हैं उन पर रिसर्च करने के लिए कर सकता है, वो लोगों को जागरूक करने के लिए कर सकता है। तो बहुत तरह से वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मोटी बात यह है कि जो भी सब्सिडी बचेगी उसका 50% जो है राज्यों को दे दिया जाएगा अनुदान के रूप में। यह है पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, तो दूसरी चीज ये करिए, पीएम प्रणाम योजना शुरू करिए। तीसरी चीज जो करी है वो ये कि सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ है, सल्फर कोटेड यूरिया, और इसको एक नाम दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड। अब सवाल यह है, ये सल्फर कोटेड यूरिया क्या होती है और इससे फायदा कैसे होगा? देखो, सल्फर अगर आप कोट कर देंगे ना यूरिया के ऊपर, तो एक तो मिट्टी में जो सल्फर की मात्रा कम है जहां पे, वहां पे सल्फर मिल जाएगा मिट्टी में। दूसरा ये कि सल्फर कोटेड यूरिया जो है इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसकी जो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, यानी मान लो आपने मिट्टी में सल्फर कोटेड यूरिया डाल दिया और आपने नॉर्मल यूरिया डाल दिया, तो नॉर्मल यूरिया सिर्फ 30% मिट्टी में अवशोषित होता है। समझ में आया? सिर्फ 30%। लेकिन सल्फर कोटेड यूरिया जो है उसकी नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी 30% नहीं बल्कि 78% है। 78% है। तो इससे फायदा क्या होगा? यूरिया कम लगेगा, यूरिया की खपत कम लगेगी, तो अगेन यूरिया पे सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। ये इकोनॉमिकल भी है और एफिशिएंट भी है। तो सल्फर कोटेड यूरिया को नाम दिया प्रधानमंत्री मोदी ने यूरिया गोल्ड। तो सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इसकी नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, यानी नाइट्रोजन को अवशोषण करने की जो दक्षता है वो 78% है, ना कि 30%। समझ में आया? चलो, ये तीसरी चीज करिए। चौथी चीज क्या करिए? नैनो यूरिया। अब नैनो यूरिया आप जानते हैं भारत में जोर शोर से चल रही है। नैनो यूरिया इफ्को ने लॉन्च करी थी और नैनो यूरिया का पहला प्लांट कलोल गुजरात में लगाया गया था। तो कितने नैनो यूरिया के प्लांट और लगाए जाएंगे? आंसर है 8।
8 नैनो यूरिया के प्लांट भारत में लगाए जाएंगे। ये 8 नैनो यूरिया के प्लांट कब तक लगाए जाएंगे? ये लगाए जाएंगे 2025-26 तक टोटल। और भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है यूरिया में आत्मनिर्भर बनने का। वो क्या है? आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है यूरिया में हमारा, वो भी है 2025-26। ये जो 8 नैनो यूरिया के प्लांट लगेंगे, इनकी क्षमता होगी 44 करोड़ बॉटल। ये 44 करोड़ बॉटल बना पाएंगे यूरिया की, जो कि 195 लाख मैट्रिक टन यूरिया के बराबर है। जो नॉर्मल यूरिया यूज करते हैं हम, सॉलिड ठोस यूरिया, 195 लाख मैट्रिक टन के बराबर है ये 44 करोड़ बोतल। और अगर ये हो गया तो फिर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो हमारा आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है 2025-26, और 8 बड़े नैनो यूरिया प्लांट भारत में लगाए जाएंगे। अब पांचवी चीज, एक भारत सरकार ने योजना शुरू करी है जिसका नाम है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। किस चीज के लिए? यह करी है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए, जो गोवर्धन योजना से हमें मिलती है। अब इसको समझो थोड़ा। देखो, ये स्कीम समझनी आसान नहीं है। ये जो फार्मर्स के लिए कैबिनेट डिसीजन लिया गया 28 जून को, इसलिए मैं काफी विस्तार से आपको समझा रहा हूं। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज को बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है ना। तो किस चीज को बढ़ावा देना है? हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हमें जैविक उर्वरक को बढ़ावा देना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा देना है। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किस योजना के तहत बन रहे हैं? गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना को कौन सा मंत्रालय चलाता है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय चलाता है गोवर्धन योजना को। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमारा टारगेट ये है, गोवर्धन योजना में हमें लगाने हैं 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, यानी अपशिष्ट से ऊर्जा, वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लगाने हैं। और इन 500 में से 300 और 200, 300 और 200, 300 क्या होंगे? 300 होंगे कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड बायोगैस प्लांट, और 200 होंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। 300 होंगे क्लस्टर या कम्युनिटी बेस्ड प्लांट, और 200 होंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो टोटल 500 लगेंगे। अब गोबर आपने डाल दिया किसी बायोगैस प्लांट में, तो गोबर से गैस बन गई, लेकिन उसके बाद भी तो गोबर बच जाएगा। उस गोबर से क्या बनता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब एक बात बताइए, ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन गई, इसको हमें मार्केटिंग भी तो करनी है इसकी, तभी तो लोगों में जागरूकता आएगी। उस मार्केटिंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा। वो खर्चा कौन करेगा? वो खर्चा करेगी हमारी सरकार, केंद्र सरकार। तो वो खर्चा कितना करेगी, ये बताइए मुझे। वो खर्चा होगा 1500 रुपये पर मैट्रिक टन। हर मैट्रिक टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर 1500 रुपये का खर्चा होगा उसकी मार्केटिंग करने के लिए। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किससे मिली? गोवर्धन योजना से मिली। तो ये भी सरकार करेगी, ये भी सरकार करेगी। अब ये 1500 रुपये पर मैट्रिक टन का खर्चा करेगी, तो टोटल खर्चा कितना करेगी? मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम में, इसको मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस बोलते हैं। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम कितना खर्चा करेगी? 1500 रुपये पर मैट्रिक टन। और टोटल बजट कितना है इसके लिए? टोटल बजट है 1451.84 करोड़ रुपए। 1451.84 करोड़ रुपए। समझ में आया आपको? तो ये सब भारत सरकार करेगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और भी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी ने कही, जैसे आज की तारीख में भारत कितना यूरिया बना रहा है। तो वित्तीय वर्ष 2023 खत्म हो गया है, इसमें हमने टोटल यूरिया बनाया भारत में 284 लाख मैट्रिक टन। और हमें आत्मनिर्भर कब तक बनना है? फिर से रिपीट करता हूं, हमें वित्तीय वर्ष 2026 यानी 31 मार्च 2026 तक यूरिया में आत्मनिर्भर बनना है। अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी.एस. सिंहदेव कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है छत्तीसगढ़। ये हैं भूपेश बघेल। 2018 में जब 15 साल बीजेपी ने राज करा छत्तीसगढ़ पे, फिर जब उसके बाद 2018 में चुनाव हुए और जब कांग्रेस ने जीते, तो ये था कि टी.एस. सिंहदेव ही बनेंगे, लेकिन बना दिया भूपेश बघेल को। तो इन्होंने कहा चलो लड़ाई ना हो, 2.5 साल बन जाते हैं, लेकिन भूपेश बघेल ने गद्दी नहीं छोड़ी। अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा ही 2.5 साल का फार्मूला वहाँ हुआ था, कर्नाटक में भी हुआ था कि भाई 2.5 साल जो है वो रहेंगे
JDS वाले जो थे, HD कुमारस्वामी, और 2.5 साल वो रहेंगे, तो वो भी, तो ये जनरली चल नहीं पाती, 2.5 साल वाली जो चीज़ें चल नहीं पाती। खैर, TS सिंहदेव जो हैं छत्तीसगढ़ में काफ़ी ताकतवर नेता हैं कांग्रेस के, और ये उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया? भारतीय सहकारी कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत के सहकारी मंत्री यानी अमित शाह, लेकिन उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और यह प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुई। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। और ये किसने करवाई? भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन किसने किया? ये करा नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, ठीक है ना। इसका थीम क्या था भारतीय सहकारी कांग्रेस का? अमृतकाल, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया, फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। इज दैट अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 5 से 7 जुलाई के बीच, नई दिल्ली में हुआ ये भी। इसका आयोजन करवाया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हुआ ये। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक हमें ऐसा भारत बनाना है जहां हम हर साल 50 लाख मैट्रिक टन या 5 मिलियन मैट्रिक टन, एक ही बात है 5 मिलियन या 50 लाख, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हर साल कर पाए। हमें ऐसा भारत बनाना है 2030 तक। तो ये हमारा टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। कौन से राज्य की सरकार ने 1 टैप 1 ट्री अभियान शुरू करा है? टैप मतलब होता है नल, ठीक है ना। आपने हर घर जल सुना होगा। हर घर जल हमारा लक्ष्य किसका है? जल जीवन मिशन, जिसे जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है। 2024 तक भारत के हर गांव में नल से जल पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही कोई टैप लगेगा, नल लगेगा, उसके साथ एक पेड़, एक पौधा भी दे दो। ये उत्तर प्रदेश ने शुरू करा है। तो उत्तर प्रदेश में हर घर जल जो है जल जीवन मिशन, उसके तहत जल शक्ति मंत्रालय जब भी किसी घर में, जब भी किसी ग्रामीण घर में नल से जल देगा, पाइप्ड वाटर देगा, तो वहां पे साथ में एक पौधा भी लगा देगा घर के बाहर। इससे पर्यावरण का फायदा भी होगा। और तो इसका नाम है 1 टैप 1 ट्री, ठीक है। यूपी ने शुरू करा है। संस्कृति मंत्रालय ने वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट, इसको कार्यान्वित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? तो ये बैंक है कैनरा बैंक। संस्कृति मंत्रालय एक योजना चलाता है जिसका नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट। वेटरन मतलब होता है बहुत, जो हमारे वयोवृद्ध हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, ऐसे बड़े बड़े कलाकार, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, उनको 6,000 रुपये महीना सरकार की तरफ से सहायता मिलती है, जिससे वो अपना गुजारा कर सकें। अगर वो काफ़ी गरीब हैं, वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, तो 6,000 रुपये महीना उनको सरकार देती है, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। इसका नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट। क्लियर? तो संस्कृति मंत्रालय जो है उसने इस योजना को, मतलब 6,000 रुपये जो महीना देगा, वो कैनरा बैंक के थ्रू जाएगा। भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की पहली व्यापक सूची जारी कर दी गई है। इसने भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करी है? हमारा जो खनन मंत्रालय है, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उनको एक काम दिया गया था कि भारत में जो एकदम क्रिटिकल मिनरल्स हैं, महत्वपूर्ण खनिज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं इन्हें, अंग्रेजी में ही याद रखिए ये वर्ड, क्रिटिकल मिनरल्स। तो भारत में 30 हैं, 30 ऐसे खनिजों की पहचान की गई है। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी बढ़ा दिए जाएं, लेकिन अभी के लिए तो 30 हैं। ये वो हैं जो स्पेस में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इनका इस्तेमाल होता है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, टिन, ग्रेफाइट। और ये 30 की पहचान इसलिए करी गई है जिससे भारत में इन 30 की बिल्कुल भी कमी ना हो, ठीक है ना। तो ये मेक श्योर करना है हमारी भारत सरकार को कि इन 30 की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। और आपको ये भी बता दूं, भारत, एक बहुत अच्छी खबर, एक संगठन बनाया अमेरिका ने जिसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये अमेरिका ने बनाया। इसमें 14 कंट्री मेंबर हैं और सारे ही इसमें डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं। अब इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया भी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर बन गया है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि भारत एकमात्र डेवलपिंग कंट्री है जो इसका मेंबर बना है। इसमें सारे अमेरिका और अमेरिका के दोस्त हैं, और ये वो कंट्री है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में जो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि खनिजों की कमी ना हो, खास तौर पे जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, बहुत ही दुर्लभ जो खनिज होते हैं, रेयर अर्थ, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर भारत बन गया है, और इसमें 14 कंट्रीज के मेंबर हैं।
तो भारत ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। तो भारत 15वां कंट्री होगा जो इसका मेंबर बनेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पॉइंट ऑफ लाइट, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड देकर किसे सम्मानित किया है? ये राजेंद्र सिंह धत को किया है। राजेंद्र सिंह धत जो हैं ये एक सिख सोल्जर हैं, 101 साल के हैं ये। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे ये, तो इन्हें ये सम्मान दिया। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये इनका एड्रेस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कहाँ पे हुई? जहाँ पे भारत भी गया था अभी अभी। तो भारत की तरफ से कोल इंडिया लिमिटेड और ये सब कंपनियां गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में हुई वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन में 2024 में क्या होगा? 2024 में कि 32 में? तो 2024 में समर ओलंपिक पेरिस में होंगे, 2028 में होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 2032 में होंगे ब्रिस्बेन में। तो 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में समर ओलंपिक होंगे। न्यूयॉर्क में कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा प्रकाशित महान अप्रवासियों की जो लिस्ट है, यानी जो बहुत महान इमिग्रेंट्स बनके उभरे, जो अमेरिका में आए दूसरे देशों से, इमिग्रेंट, ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची आई है। क्या उसमें कोई भारतीय भी है? हाँ, इनका नाम है अजय बांगा। ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं आज की तारीख में, और मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर कौन बना है? सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, लेकिन स्पेशल डायरेक्टर बने हैं अजय भटनागर। तो आंसर है अजय भटनागर। और सीबीआई कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? सीबीआई 1963 में बनी थी, और सीबीआई हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पर्सोनेल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अधीन काम करता है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर 2023 की रिपोर्ट से किस देश को हटा दिया है? तो भारत को हटा दिया है। भारत पे ये इल्ज़ाम लगा था कि भारत जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कश्मीर में हथियार देता है, लेकिन भारत ने कदम उठाए और अब भारत का नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया है, चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट से हटा दिया गया। 5G और बियॉन्ड हैकेथॉन कहाँ पे हुई? 5G एंड बियॉन्ड मतलब 5G मतलब होता है 5th जनरेशन, शॉर्ट में बोलते हैं 5G। तो 5G और उसके बियॉन्ड, तो ये हैकेथॉन का आयोजन हुआ हमारे दूरसंचार विभाग के द्वारा, जो कि हमारे संचार मंत्रालय के अधीन काम करता है, संचार मंत्रालय। और BSNL में सरकार 89,000 करोड़ के आसपास पैसा डाल रही है BSNL को दोबारा जिंदा करने के लिए। 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ये आपको इंग्लिश में याद रखना है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करती है। बहुत सारे कंट्री और बहुत सारे गैर सरकारी संगठन इसका हिस्सा हैं GEF का। तो इनकी बैठक कहाँ पे हुई? अभी इनकी बैठक ब्राज़ील में हुई। 64वीं GEF परिषद की जो बैठक हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी। और इसमें क्या डिसाइड हुआ? इसमें यह डिसाइड हुआ पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए और प्रदूषण से निपटने के लिए 1.4 अरब डॉलर का खर्चा किया जाएगा GEF के द्वारा। 1.4 अरब डॉलर, और ये बहुत सारे कंट्रीज को दिया जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और GEF की जो सालाना असेंबली होती है वो भी होगी। तो ये इनकी 7वीं असेंबली होगी। कहाँ पे होगी? ये अगस्त में होगी। अगस्त 2023 में कनाडा के वैंकूवर शहर में होगी। वैंकूवर शहर कौन से राज्य में आता है? ब्रिटिश कोलंबिया में आता है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आता है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली अगस्त 2023 में वैंकूवर में होगी। कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे बनेगा? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनेगा। ये घोषणा भारत ने करी है। CDRI कब बना था? CDRI 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क गए थे, वहां उन्होंने CDRI को बनाया कि आपदा प्रबंधन में हम एक दूसरे की मदद करें। बहुत सारे कंट्री CDRI का मेंबर बन गए। अब क्या होता है ना, जब भी कोई ऐसा संगठन होता है जिसके बहुत सारे कंट्री मेंबर बन जाते हैं, उसका हेडक्वार्टर कभी भी इंडिया में नहीं होता। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विजय है ये। आज भारत में 2 ऐसे संगठन हैं जिनके बहुत सारे कंट्री मेंबर हैं और उसका हेडक्वार्टर इंडिया में। कौन से हैं वो 2? एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम ग्वाल पहाड़ी पे है, गुरुग्राम हरियाणा। और एक है CDRI। CDRI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए काम करता है CDRI। और आपको ये भी बता दूं, CDRI में भारत कितना खर्चा करेगा? भारत खर्चा करेगा CDRI में 480 करोड़ 5 साल के लिए। तो 2019-20 से लेकर
और 2023-24 तक 5 साल के लिए भारत 480 करोड़ का खर्चा CDRI में करेगा। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट भारत की सरकार ने भी इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है। किस राज्य की सरकार ने योजना शुरू करी है? जगनन्ना अम्मा वोडी। अम्मा वोडी मतलब होता है माँ की गोद, तेलुगु भाषा में माँ की गोद, अंग्रेजी में बोलते हैं मदर्स लैप। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। इसमें हर वो माँ जो अपने बच्चे को स्कूल भेजती है उसके अकाउंट में साल में 15,000 रुपये डलवा दिए जाएंगे, जिससे वो बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कर सके। तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक स्कूलों में भेजने वाली हर माँ को हर साल 15,000 रुपये देगी आंध्र प्रदेश की सरकार। इसका नाम है अम्मा वोडी योजना, यानी माँ की गोद योजना। और एक योजना और चल रही है जिसका नाम है जगनन्ना विद्या देवन्ना, यानी जगनन्ना यानी जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हमें क्या दे रहे हैं? विद्या देवन्ना। ये क्या है? इसमें किताबों का खर्चा, स्कूल की किताबों का खर्चा, स्कूल की जो फीस वगैरह होती है वो माफ़ कर दी जाती है। तो ये भी चल रही है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड चट्टानें होती हैं जो धरती के चारों तरफ घूम रही हैं, गैस की बनी होती हैं, चट्टान की बनी होती हैं, पत्थरों की बनी होती हैं, धरती के चक्कर लगा रही हैं। नासा का कहना है कि धरती के आसपास कम से कम 1500 मिनिमम 1500 एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। और एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी है मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक बेल्ट आती है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, जहां पे बहुत सारे लाखों करोड़ों एस्टेरॉयड हैं। तो शुद्ध ग्रह दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि धरती पे टकरा गया तो क्या होगा, यानी एस्टेरॉयड से बच के रहो। तो 30 जून को ये मनाया जाता है। अब 30 जून को ही क्यों मनाया जाता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि 30 जून को एक हादसा हुआ था। क्या हुआ था 30 जून को? 30 जून की बात है, 30 जून, ध्यान से सुनिए, 30 जून की बात है ये, 30 जून 1908, आज से लगभग 115 साल पहले। रशिया में एक जगह है साइबेरिया, ये तो आपको पता होगा साइबेरिया। साइबेरिया में एक जगह है तुंगुस्का। तो तुंगुस्का में आज तक के इतिहास में धरती के सबसे बड़ा एस्टेरॉयड टकरा गया और बहुत बड़ा गड्ढा वहां पे हो गया। वो तो शुक्र है वहां पे लोग नहीं रहते, वो तो शुक्र है वहां पे लोग नहीं रहते, वरना इतना ज्यादा नुकसान होता जो कहने सुनने से परे। तो तुंगुस्का इवेंट हुआ था। तुंगुस्का इवेंट रशिया के साइबेरिया में हुआ था 30 जून 1908 को। तो इसको याद करते हैं हम इस दिन। समझ में आया? इनफैक्ट एक और चीज बताता हूं आपको, 15 फरवरी 2013 को क्या हुआ था? यह भी रशिया में हुआ था। रशिया में एक जगह है जिसको बोलते हैं चेलियाबिंस्क, यहां पे भी एक एस्टेरॉयड टकराया था। खैर वो उतना बड़ा नहीं था और वो जलता हुआ एस्टेरॉयड था, तो वो जल्दी खत्म हो गया था, फट गया था वो एस्टेरॉयड। तो हमें मतलब तैयार रहना है, एस्टेरॉयड अगर धरती की तरफ कोई आए तो हमें तैयार रहना है। इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। ये था हमारा वीडियो, महीने का पहला वीडियो था। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि वो फर्टिलाइजर वाले जो उर्वरक वाले जो सरकार ने जो सब करा उसको डिटेल में समझाना जरूरी था। मिलते हैं फिर आपसे 2 जुलाई के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।